नमस्कार मित्रों, एक विषय है कृषि का। और वर्तमान में रासायनिक कृषि से ऊब चुके लोग प्राकृतिक कृषि की ओर जाने की सोच रहे हैं। हमारे देश की नीतियां भी किसानों को निवेदन कर रही हैं कि रासायनिक कृषि को छोड़ करके और प्राकृतिक कृषि की ओर चलना है। बहुत सी बातें हैं प्राकृतिक कृषि को लेकर के। बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो तरह तरह की बात करते हैं कि प्राकृतिक कृषि ऐसे, प्राकृतिक कृषि ऐसे। और चूंकि मैं किसानों के साथ रहता हूं तो किसान मुझसे पूछते हैं कि साहब प्राकृतिक कृषि करनी है तो कैसे करें। मैंने पहले कई एपिसोड में प्राकृतिक कृषि के भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे चर्चा की है कि उसमें मिट्टी की उर्वरता की और पानी की उपलब्धता की, पेड़ों की, तालाबों की, जैव विविधता की। आज सरल भाषा में प्राकृतिक कृषि क्या है, सरल भाषा में बिल्कुल जो सिंपल आपको समझ में आ जाए उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जिसके मन में जिज्ञासा हो जाए कि मुझे प्राकृतिक कृषि करनी है और प्राकृतिक कृषि को समझना है, तो बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी बुद्धिजीवी किसान को ऐसा लगता है कि मुझे प्राकृतिक कृषि करनी है और प्राकृतिक कृषि सीखनी है हकीकत में, यथार्थ में, तो उसके लिए विषय है कि उसको संपन्न जैव विविधता वाले जंगलों का भ्रमण करना पड़ेगा। हम तीर्थ तो जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, नाना प्रकार का कुछ करते हैं। और खेती से मेरी जीविका चलती है। खेती जीवन का आधार है, कृषि संस्कृति है, बिना खेती के कुछ हो नहीं सकता। और मैं किसान हूँ और 50 सालों से मैं रासायनिक खेती कर रहा था। ज़मीन खराब हो गई, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और अब मेरे कान में कहीं से आवाज़ पड़ी कि ये सब ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इससे लागत बढ़ गई है और अब मुझे प्राकृतिक कृषि करनी है। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि प्राकृतिक कृषि को सीखने के लिए, समझने के लिए एक बार आप किसी संपन्न जैव विविधता वाले जंगल में ज़रूर भ्रमण करें और 2 दिन रहें। वहाँ क्या देखना है, जंगल में जाकर के आपको देखना है कि जंगल में आपके खेतों से ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं। आप तो केवल धान, गेहूँ, चना, मटर, कपास की और गन्ने की, आलू की खेती करते हैं। जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ हजारों प्रकार की खेती हो रही है। बहुत बड़े पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, लकड़ी वाले पेड़ हैं, जलाऊ लकड़ी के पेड़ हैं, बहुत सी घासें हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। तो आप जंगल में देखेंगे कि किसी भी वनस्पति को सिंचाई के पानी की, उर्वरक की और फसल सुरक्षा रसायनों की जरूरत नहीं है। अब इस बात को आप बहुत गौर से समझें कि कितने बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, फिर छोटी झाड़ियां हैं, फिर उसके नीचे नाना प्रकार की छोटे पौधे हैं, घासें हैं और मतलब अनगिनत पौधे हैं। और आप उसको देखिएगा कि ये सब जिंदा कैसे हैं। यहाँ तो कोई सिंचाई नहीं करता है, यहाँ कोई उर्वरक नहीं डालता है। फिर आप ये देखें कि यहाँ किसी वनस्पति को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या जिसको बीमारी ने पूरा चौपट कर दिया हो या कीड़ों ने खा करके नष्ट कर दिया हो। तो आप एक भी वनस्पति ऐसी नहीं खोज पाएंगे कि जिस वनस्पति को इंसेक्ट ने खा करके ख़त्म कर दिया है या किसी ऐसी वनस्पति को जिसमें इतनी बीमारी लगी कि वो जड़ से ख़त्म हो गई। एक भी दृश्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस जंगल में क्या वजह है कि किसी भी पौधे को सिंचाई के पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पौधे को फसल सुरक्षा रसायनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई फसल बोई भी नहीं जाती है और सारी फसलें हो रही हैं और हमारे खेत से अच्छी हो रही हैं। तो वहाँ आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर किसी वनस्पति को पानी नहीं चाहिए, उर्वरक नहीं चाहिए, फसल सुरक्षा रसायन नहीं चाहिए, जबकि किसान के खेत में बोई गई फसल को पलेवा चाहिए, फिर सिंचाई के लिए पानी चाहिए, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए, फिर बीमारी लगेगी तो फंजीसाइड चाहिए, इंसेक्ट लगेगा तो इंसेक्टिसाइड चाहिए।
तो किसान के खेत में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, जंगलों में ज़रूरत नहीं है, इसको बस आपको समझना है। एक बात और कि आज किसान अपनी फसलों में पानी लगाता है, उर्वरक डालता है और फसल सुरक्षा रसायन डालता है। 70 वर्ष पूर्व किसान को भी उर्वरक की, फसल सुरक्षा रसायनों की, सिंचाई के पानी की जरूरत नहीं थी। या तो जंगल में अध्ययन करके आओ या फिर 70 वर्ष पहले लौट जाओ। क्या कारण था कि पहले चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी, ज्वार, बाजरा, मतलब गेहूं और गन्ना को छोड़ करके और किसी फसल को पानी की जरूरत नहीं थी। दलहन की, तिलहन की सारी फसलें बिना पलेवा के बारिश की नमी में बो दी जाती थीं और काट ली जाती थीं। केवल एक बार निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती थी। आज क्या कारण, आज ऐसा क्या हो गया कि आज चना को भी 2 पानी की जरूरत पड़ती है, चना को भी उर्वरक की जरूरत पड़ती है। आज ऐसा क्या हुआ कि उर्वरक, सिंचाई, रसायन के बिना फसल नहीं हो सकती है? आज ऐसा क्या हो गया? तो कई बार आजकल एक विषय है कि किसानों की फसलों की उत्पादन लागत को घटाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है और प्राकृतिक कृषि करनी है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सैकड़ों बातें आपको मिलेंगी प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि को लेकर, सैकड़ों विचार हैं, लेकिन उन सैकड़ों विचारों में 2 बातें नहीं हैं। कहीं भी आपको भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का एक सॉलिड प्रोग्राम नहीं बताया जाता और कहीं भी बायोडाइवर्सिटी को कैसे मजबूत किया जाए ये विषय नहीं बताया जाता, और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कारण कि अगर ये भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार आ गया और बायोडाइवर्सिटी मजबूत हो गई तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो आपको जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक कृषि की ओर मोटिवेट तो किया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत नहीं बताई जाती है कि ये रसायनों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, फसलों में बीमारियां लगती क्यों हैं, फसलों में कीड़ा लगता क्यों है। अभी तक फसलों में बीमारी और कीड़ा को मारने के लिए फसल सुरक्षा रसायन की जरूरत पड़ती थी। अब क्या कह दिया गया है? जैविक रसायन। रसायनों की जरूरत तो आज भी पड़ेगी, जैविक रसायन। जंगल में तो जैविक रसायन नहीं है ना। जंगल में, जंगल की वनस्पतियों में भी इंसेक्ट हैं, बीमारियां हैं, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक नियंत्रण है, परमात्मा का कंट्रोल है, प्रकृति की व्यवस्था है। तो आपके खेत में जब हमने रासायनिक फसल सुरक्षा रसायनों को हटा दिया तो फिर जैविक फसल सुरक्षा रसायन आ गए, यानी जैव कीटनाशी, जैव फफूंदनाशी, यानी नाश करने वाला जैविक कैसे हो सकता है? आजकल ऐसे विचार आएंगे। तो प्राकृतिक कृषि का जो हिस्सा है उसमें हमको 2 चीज़ें देखनी है। हम अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाएं। आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन 0.3 हो गया है, उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर अंदर बढ़ा करके 0.8 कैसे करें। आपके खेत में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, यानी नंगी जमीन है, जब गेहूं काट लेते हैं तो पूरा मेड़, पूरा खेत नंगा हो जाता है। तो इस खेत का नंगापन कैसे दूर करें, इसको कपड़े कैसे पहनाएं। तो फसल कट जाने के बाद, एक फसल कट जाने के बाद उस खेत को नंगा नहीं होने देना। इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमारे 2 एकड़ ज़मीन में फसलों का तारतम्य ऐसा हो कि कभी खेत नंगा न होने पाए, खेत की मेड़ पर पेड़ हो, नाना प्रकार के पक्षी हों, जलाशय हो। तो जंगल में जो देख के आए हो ना, जंगल में क्या देखा आपने कि मोनोकल्चर नहीं है, एक फसल नहीं है, वहाँ एक साथ सैकड़ों वनस्पतियाँ काम करती हैं और सब एक दूसरे की पूरकता में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। पहले फसल चक्र के माध्यम से, मिक्स क्रॉपिंग के माध्यम से, पहले क्या होता था, बरसात के सीजन में उर्द, ज्वार, अरहर मिक्स करके बोई जाती थी।
ऐसे रबी में जौ, चना और मटरी, मसूर या राई, 3-4 फसलों का मिक्सचर फेंक दिया जाता था। तो 4 फसलों का जो मिक्सचर था वो आपस में बड़ा सामंजस्य बिठाता था, एक दूसरे को सपोर्ट करता था। आज हमने क्या किया कि पूरे खेत में हमको आलू बोना है और परंपरागत खेती करनी। मजे की बात देखना, बहुत सारे लोग कहते हैं परंपरागत खेती में ऐसा करो। हमने कहा कि मैं तो साहब आलू करता हूँ। बोले कोई बात नहीं, परंपरागत खेती है, प्राकृतिक खेती है, 0 बजट खेती करो, उसमें जीवामृत डालो। मतलब कोई ये नहीं सिखाने वाला है कि ये जो प्राकृतिक कृषि है वो जीवामृत प्राकृतिक कृषि नहीं है। प्राकृतिक कृषि का एक ताना बाना है, वो आपको जंगल में देखने को मिलेगा। मतलब मैं पूरे खेतों में आलू की खेती करूंगा और जीवामृत डालूंगा। तो पूरे खेतों में आलू की खेती का तो मतलब यही हो गया कि आप प्राकृतिक खेती को अभी समझ ही नहीं रहे हो। प्राकृतिक खेती का मतलब है भूमि की उर्वरता, बायोडाइवर्सिटी, जलचर, अच्छी वर्षा, केमिकल फ्री। जंगल में एक कंप्लीट जो प्राकृतिक खेती का जो प्रारूप है वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जंगलों से सीखा। जंगलों में जाइए, दावे के साथ कहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, और हमारे 1 हेक्टेयर में अगर टोटल उपज 100 कुंटल मैं लेता हूँ वर्ष भर में, भूसा, धान, पुआल सब मिलाकर, तो आप जंगल की 1 हेक्टेयर ज़मीन को नाप लीजिए, वहाँ की ड्राई उपज देख लीजिए, 100 कुंटल से ज़्यादा होगी। यानी बिना लागत के 100 कुंटल से ज़्यादा, हमारे खेत से ज़्यादा वहाँ वनस्पतियाँ उगती हैं। अब वो रूप अलग है, गेहूँ नहीं है, लकड़ी के रूप में है, फल के रूप में है, औषधियों के रूप में है, बस गेहूँ के रूप में नहीं है। तो हम भी अपने खेतों में अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं, ज्वार है, बाजरा है, उर्द है, मूंग है, गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, लाई है, अलसी है, ये प्राकृतिक खेती है। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि प्राकृतिक कृषि को बहुत ठीक से अगर आत्मसात करना होगा तो एक बार जिसको प्राकृतिक कृषि सीखनी है, प्राकृतिक कृषि करनी है, उसको एक बार 2 दिन के लिए अच्छे जंगल में विजिट करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।